हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। तो आज है हमारा ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बीपीएससी इन लास्ट 1 ईयर वाली वीडियोस का पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 25 तक कवर किया था, और आज की इस वीडियो में जो कि आपका डे 2 है, इसमें हम स्लाइड नंबर 26 से लेकर स्लाइड नंबर 50 तक कवर करने वाले हैं, मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस। अब मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपको इस सीरीज़ को क्यों फॉलो करना चाहिए। इस सीरीज़ में हम लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो बीपीएससी ने आपके प्रीवियस एक ईयर में पूछे हैं, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस। तो इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ कि हम जब भी कोई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसके इर्द गिर्द जो और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फिर चाहे वो करंट हो या स्टैटिक का क्वेश्चन हो, हम उस सब को कवर करेंगे। उसके अलावा आपको टॉपिक्स का आइडिया लग पाएगा कि जो बीपीएससी है वो किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। किन टॉपिक्स को आप थोड़ा कम टाइम देंगे तब भी चलेगा। उसके अलावा आप ये समझ पाएँगे किन थीम से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और उनका डेप्थ क्या है, और किस किस डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्लाइड नंबर 25 तक कवर किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं स्लाइड नंबर 26 से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द बेस ईयर फॉर जीडीपी, सीपीआई एंड आईआईपी हैज़ बीन रिवाइज्ड टू द फॉलोइंग। अब जो लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे उन्हें ये पता होगा कि रिसेंटली जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उन लोगों ने सीपीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और आईआईपी के बेस ईयर को रिवाइज किया था। सीपीआई का बेस ईयर जो कि पहले 2012 हुआ करता था, उसको रिवाइज करके 2024 कर दिया गया है। जीडीपी जिसका बेस ईयर 2011-12 हुआ करता था, उसको रिवाइज करके 2022-23 कर दिया गया है। और फिर उसके बाद जो आपका आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 हुआ करता था, उसको रिवाइज करके 2022-23 कर दिया गया है। तो हमारे पास सीरीज़ क्या है, पहले जीडीपी, फिर सीपीआई और फिर आईआईपी। जीडीपी का 2022-23, इसमें 23-24 है, इसमें 23-24 है, फिर उसके बाद सीपीआई का 2024 है, तो इसमें 22-23 है, यानी कि ये होगा आपका आंसर। और सिमिलरली आईआईपी का 2022-23। आपको इनको याद रखना है कि प्रीवियसली क्या हुआ करता था और करंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2024 which international agreement on artificial intelligence was signed by over 25 countries including USA, UK to promote AI safety, sorry, promote safe AI development? Geneva Charter, AI Global Framework, एथिकल एआई कन्वेंशन एंड ब्लैकली डिक्लेरेशन। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा कि इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करा 2026 में, लेकिन ये एक सीरीज ऑफ समिट है। मतलब 2023 में पहली समिट हुई ब्रिटेन के अंदर, उसके बाद 2024 में इसकी सेकेंड समिट हुई कोरिया में, सियोल में। 2025 में इसको होस्ट करा था फ्रांस ने, जिसको को होस्ट करा था इंडिया ने, और फिर उसके बाद 2026 में इंडिया में समिट हुई। तो जब 2023 में आपकी ब्रिटेन में समिट हुई थी, तब इस टाइम पे ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने ये ब्लैकली पार्क डिक्लेरेशन को साइन करा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आपको ये बताना है कि जो इंडिया में 2026 की एआई इम्पैक्ट समिट हुई, उसका थीम क्या था, क्योंकि यूपीएससी ने 2026 में इसी थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा और उसमें ही घुमाया था यूपीएससी ने, जिससे बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज डेजिग्नेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज इट्स मेजर नॉन नेटो अलाई, MNNA। अब ये जो है, ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ कंट्रीज है जिसमें यूएसए उन कंट्रीज को शामिल करना करता है जो कंट्रीज एक्टिवली नाटो का पार्ट नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन फिर भी यूएस का अलाई बनना चाहती हैं, तो वो उनको एज ए नॉन नेटो अलाई अपने साथ शामिल करता है। 2024 में मोस्ट रिसेंट है ये, जिस केन्या को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह कोलंबिया को 2022 में किया गया, कतर को भी 2022 में किया गया, और ब्राज़ील को 2019 में किया गया था। बाकी जो कंट्रीज है, ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, कुवैत, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, ताइवान,
थाईलैंड, बहरीन, अर्जेंटीना एंड जॉर्डन, ये सारी आपकी मेजर नॉन नेटो एलाइज ऑफ द यूएसए हैं। अब एक बार हम नाटो को देख लेते हैं। आपका नाटो जो था वो 4 अप्रैल 1949 को 12 कंट्रीज़ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, और वो 12 कंट्रीज़ हैं आपकी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, पोर्तुगल, आइसलैंड, यूके, इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह जो आपका नाटो है उसके टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ, और जो सबसे मोस्ट रिसेंट ज्वाइन करने वाली कंट्री है वो है आपकी स्वीडन, जिसने नाटो को 2024 में ज्वाइन करा। फिर उससे पहले 2023 में आइसलैंड ने ज्वाइन करा था, और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया ने ज्वाइन करा था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में। नाटो फेमस है अपने आर्टिकल 5 के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंट्री ने स्पेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर किसी भी एक नाटो कंट्री के ऊपर इन्वेजन होता है तो उसको सारी नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा, और वो सारी नाटो कंट्रीज मिलकर उस कंट्री को जवाब देंगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? स्टेटमेंट ए, द थीम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 इज ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का कवर पेज लगाया हुआ है, जिस पे इसकी थीम लिखी हुई है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो क्या ये सही है? नहीं। फिर उसके बाद इसमें इंडिया का रैंक 134 नहीं, इंडिया का रैंक था 130th। ओके। हमसे पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। इसमें दोनों के दोनों ही नॉट करेक्ट हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करना होता है, और हमेशा हमें इन चीज़ों को सर्कल करना होता है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमसे पूछा क्या क्या है। क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि हमसे करेक्ट पूछा गया है और हमें लगेगा कि दोनों के दोनों नॉट करेक्ट हैं, तो हम ऑप्शन सी लगा के चले जाएंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, मीन्स नॉट ट्रू। 2026 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन इसकी थीम अनाउंस कर दी गई है, वो है एन इंस्पिरेशनल अप्रोच टू प्लेनेटरी एंड द ह्यूमन फ्यूचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries was officially invited to join BRICS grouping during the 2023 Johannesburg summit? इन लोगों ने अर्जेंटीना को इनवाइट करा था, लेकिन इसने ज्वाइन नहीं करा ब्रिक्स को। हम थोड़ी सी ब्रिक्स की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ब्रिक जो था वो पहली बार फॉर्मलाइज हुआ जब यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में इन 4 कंट्रीज यानी कि ब्रिक के मेंबर्स मिले 2006 में। फिर उसके बाद 2009 में इसका पहला इनॉग्रल समिट हुआ याकटेनबर्ग इन रशिया में। तब तक ये ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर उसके बाद 2010 में जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है ब्रिक्स की, उसमें साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाता है ऑफिशियली, और इसके बाद आपका जो ब्रिक होता है वो ब्रिक्स से बन जाता है, BRICS, मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन करा? 2010 में। फिर उसके बाद ब्रिक्स का फर्दर एक्सपेंशन हुआ 2024 में, जब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई ने ज्वाइन करा, और 2025 में इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करा। इस तरह हमारे पास ब्रिक्स के जो ओरिजिनल 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके अलावा I2, E2 एंड यूएस ने ज्वाइन करा। मतलब I2 यानी कि ईरान एंड इंडोनेशिया, E2 मतलब इजिप्ट और इथियोपिया, और यू मतलब UAE, और एस मतलब सऊदी अरेबिया। फिर उसके बाद ब्रिक्स की कुछ पार्टनर कंट्रीज़ हैं, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। क्लियर? अब आप मुझे ये बताएंगे कि 2025 की ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी, और 2026 में कहाँ होने वाली है, और इन दोनों की आप थीम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश्ड बाय WTO? अब एक बार आप ये आर्टिकल देखिए, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2024, इसको कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। मतलब ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इसका आंसर होगा। इसके अलावा जो 3 रिपोर्ट्स हैं,
वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट WTO पब्लिश करता है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू WTO पब्लिश करता है, और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये भी WTO ही पब्लिश करता है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, जिसमें 2026 में इंडिया की रैंक क्या रही ये आप मेरे को बताएंगे। फिर उसके बाद फिजिकल मॉनिटर ये भी IMF ही निकालता है। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आप मेरे को बताएंगे कि इंडिया की 2026 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक रही। फिर हमारे पास वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25? इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने अज्यूम करा था। आप ये PIB की यहाँ पे कटिंग देख सकते हैं, इंडिया अज्यूम्स द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the key announcement in Union Budget 2025 about Atmanirbharta in pulses? A launch of a 6-year mission focusing upon तूर, उड़द एंड मंसूर। मैंने इसको कैसे याद किया? टम, है ना, टम से तूर, उड़द एंड मंसूर। ये एक 6-year मिशन है। लॉन्च ऑफ 5-year मिशन फॉर फोकसिंग ऑन तूर, उड़द एंड मूंग। अब इसमें मूंग है, हमने क्या पढ़ा था? अब देखिए आप यहाँ पे ना इस तरह क्वेश्चन को हम देखेंगे जब, तो इसमें क्या रहता है कि ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट A और स्टेटमेंट B। ये दोनों कभी एक साथ सच हो ही नहीं सकती हैं, मतलब ये खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। हमसे पूछा तो एक ही चीज़ के बारे में गया है ना, और यहाँ पर कह रहा है ये 6 year, यहाँ पे कह रहा है 5 year। इसके बाद यहाँ पे तूर उड़द तो है, यहाँ पे मसूर की बात हो रही है, यहाँ पे मूंग की बात हो रही है। समझ में आया आपको? ऐसे क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपस में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पे इन दोनों में से केवल एक ही चीज़ सही हो सकती है। और इस वाले क्वेश्चन में जो सही है वो है आपका स्टेटमेंट A। आप देखेंगे तो 2025 में यूनियन बजट में एक स्कीम को लॉन्च किया गया आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के लिए, जिसका टोटल फाइनेंशियल आउटले था 11,440 करोड़, और इसका टाइम पीरियड है 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, यानी कि पूरे पूरे 6 साल के लिए। ये कौन कौन सी पल्सेस पर फोकस करता है तो मैंने बताया कैसे याद करना है। TUM, तूर, उड़द एंड मंसूर। अब एक बार आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्स एक्सपोर्ट जोन इन ईच स्टेट। सबसे पहली चीज़ तो हर स्टेट में करना ही पॉसिबल नहीं है, और दूसरी चीज़ इंडिया ऑलरेडी डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स अपनी पल्स की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो क्या ये संभव है कि इंडिया ये एम करेगा कि हम पल्स एक्सपोर्ट जोन्स को स्टेब्लिश करेंगे, वो भी हर स्टेट में? हम कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो, लेकिन अभी तो ये हमारा एजेंडा पे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है इसमें? सेल्फ रिलायंस हमसे पूछा क्या गया है, हमको करेक्ट बताना है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और इसका ए राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है 6 साल 25 से 31 तक 11,440 करोड़ का आउटले, और ये टम, टम मतलब पेट होता है ना, तो तूर, उड़द, मंसूर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका G1 का फुल फॉर्म पता हो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्माण निवारण, सॉरी, फसल अवशेष निवारण। इसमें हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि जो भी आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है हम उसको कन्वर्ट करेंगे, बायोमास को हम लोग बायोथेनॉल जैसी चीज़ों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब क्या समझ में आया कि ये स्कीम या तो जुड़ी होगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, या फिर जुड़ी होगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एग्रीकल्चर तो इसका आंसर हो नहीं सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर।
नेक्स्ट, इन बिहार डैश percent of the households are in rural area as per the National Family Health Survey 2019-20 2019 to 2021। NFHS 5 का ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है कि NFHS 6 भी आ चुका है, तो हमको उसके डाटा पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। लेकिन इसका आंसर है 84%। अब यहाँ पे ये जो है आपका ये NFHS 4 से ही लिया गया है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है वो है आपका NFHS, सॉरी ये 5 का है, और हमें पढ़ना है NFHS 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेंसी इज रिसेंटली एडेड टू IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट। ये जो क्वेश्चन आया इसको पहले अपने यूपीएससी ने पूछा था और उसके बाद फिर बीपीएससी ने 2025 में किसी एग्जाम में पूछा है इसको। इसका आंसर है चाइनीज रेनमिनबी। आपकी जो करेंसी की बास्केट है IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, उसमें टोटल 5 करेंसीज हैं। वो हैं US डॉलर, यूरो, जैपनीज येन, पॉन्ड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेनमिनबी। उनका यहाँ पे शेयर भी लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका है? US डॉलर का, याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा किसका है? US डॉलर का। सबसे कम किसका है? 7.4% पॉन्ड स्टर्लिंग का। ठीक, टोटल कुल मिला के 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फिर से ये तो NFHS 5 का डाटा है, तो हमको इस पर उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन इसका आंसर है 1/3। इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं, बिहार में लगभग 1/3 लोग रहते हैं पक्का हाउसेज में, और बाकी के जो बचे 66% लोग वो रहते हैं नॉर्मल टेम्परेरी कच्चा हाउसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये डाटा याद होना चाहिए। रुपी गोज टू, सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है वो जाता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज़, टोटल 22% फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद है आपका इंटरेस्ट पेमेंट सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पे है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। हमको सारा याद नहीं करना होता है, हमको लगभग टॉप 3 या टॉप 4 हमको याद रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करेंगे तो आप ये बहुत आराम से सोच पाएंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे तो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्कीम्स में 60-40 का रेशियो रहता है। 60 सेंटर देता है, 40 स्टेट, मतलब इस पर टोटल कुल मिला के जो सेंटर का एक्सपेंडिचर होगा वो कम ही होगा, तो ये तो पहले नहीं आएगा। यहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, नहीं आएगा। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। तो हमने देखा कि जो आपका स्टेट का शेयर है वो 22% है, और इंटरेस्ट पेमेंट सेकंड नंबर पे आएगा, मतलब ये भी गलत। सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड देन आफ्टर विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ministry in India recently launched the scheme for partial reimbursement of exploration expenses for holders of exploration licenses। अब अगर किसी को बिल्कुल कुछ भी आइडिया ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किधर से आया, तब भी यहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन। वो किससे जुड़ा होता है एक्सप्लोरेशन? हमें पता है एक्सप्लोरेशन जुड़ा होता है मिनरल से, है ना। तो हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगा। और ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें इन लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च करा था 4 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर पॉम ऊफा माइंस पॉपुलरली नोन प्लेसेस इन दी वर्ल्ड। ये पेट्रोलियम माइंस हैं जो कि आपकी रशिया में पड़ती हैं, और US सैंक्शंस की वजह से ये न्यूज़ में थी। अब मैंने मैप पे खोजा, लेकिन मैप पे मेरे को मिली नहीं है, तो मैंने उसका कटिंग नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द, अब देखिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया है, और इसमें 2023 के फाइनेंशियल ईयर से डाटा से पूछा गया है। ठीक है, तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया। द टूरिज्म सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू GDP regained the pre-pandemic levels of 5% in financial year 2023। तो अगर आप देखेंगे तो हाँ, कहाँ पे था ये, यहाँ पे आपका जो टूरिज्म सेक्टर है उसका GDP में कंट्रीब्यूशन 5.22% हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द टूरिज्म सेक्टर क्रिएटेड 17.6 करोड़ जॉब्स। अब हमेशा जब भी आपके पास बड़े नंबर्स हो तो थोड़ा आपका दिमाग खोल के रखना होता है और कॉमन सेंस का यूज़ करना चाहिए आपको, है ना।
17.6 करोड़ जॉब्स केवल एक सेक्टर से, टूरिज्म। मतलब ये पढ़ के यही याद आता है कि भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ठीक है, ये 17.6 करोड़ नहीं है नंबर, ये है 7.6 करोड़। ठीक है, इसको उन लोगों ने आगे एक लगा दिया बस, और हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। तो उसके बाद जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, अब हमारे पास सेकंड गलत हो गया। सेकंड इसमें, सॉरी सेकंड इसमें है, सी गया और डी गया। अब बचा हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। इंडिया रिसीव्ड 1.8% ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म receipts and attained the rank of 40 worldwide in the world tourism receipts during 2023। तो ठीक है, इंडिया रिसीव 1.8% ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट्स एंड अटेंड द 14th रैंक वर्ल्ड वाइड इन टूरिज्म रिसीट्स ड्यूरिंग 2023। ये सारी आपकी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के डाटाज हैं। ठीक, तो 1 एंड 3 सही है, बी इसका आंसर होगा। जब भी किसी ऑप्शन में एग्जेजरेशन होता है ना, तो हमको उस पर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। मतलब केवल एक सेक्टर से 17.6 करोड़ जॉब्स कैसे पॉसिबल है ये। ठीक, तो अगर आपको मान लीजिए कि ये सब डाटा, चलिए मैं तो यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ आपको, और मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगा दी है तो मेरे लिए बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और तब ये क्वेश्चन हमको दिखता, तो अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते तो हम इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते और फिर पहुँच जाते 50-50 पे। ऐसे में क्वेश्चन सही होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और जिन क्वेश्चन में आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हो, उन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ने से तो पाप लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक, अमृत 2.0 aims to enhance ease of living by creating water secure cities through water conservation, augmentation and rejuvenation। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। फिर इसके बाद एज ऑफ दिसंबर 2024 3078 वाटर बॉडी रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, अमृत 2.0 वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1 2023। अब अगर आप इस पे देखेंगे तो अमृत 2.0 को कब लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर 2001। मतलब थर्ड गलत है, थर्ड इसमें है, थर्ड इसमें भी है और थर्ड इसमें भी है, ये हो गया सही। इस क्वेश्चन से आपको आउटकम ये लेना है कि जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ रहे हो तो आपको उसका लॉन्च डेट बहुत ही ध्यान से कवर करना है। ठीक है, उसके अलावा बेनिफिशियरी जो होंगे स्कीम के, आप उनको कवर करेंगे। फिर उसके अलावा उसकी डेडलाइन, मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको एक स्कीम के बारे में अच्छे से कवर करनी चाहिए। और अगर कोई एक्सक्लूज़न हो, मतलब किसी स्पेशल कैटेगरी को अलग से एक्सक्लूड किया गया हो, तो आपको उसको भी अलग से ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्री प्लांटेशन कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम स्टार्टेड। इसका आंसर है, भाई कहना क्या चाहते हो। मतलब आप ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा गया है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 2024 द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द ग्लोबल कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम। कब लॉन्च किया गया, 5 जून 2024। इनमें से किसी भी ऑप्शन में जून 24 नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। हम देख लेते हैं कि जो आपका लॉन्च हुआ, तो एक पेड़ माँ के नाम स्कीम 2.0 उसको लॉन्च किया आपके ऑनरेबल फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि अब आपके एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, और उनकी जगह किसने ली है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फाइनली बच्चों ने इनका इस्तीफा ले ही लिया। ठीक, इस स्कीम को लॉन्च किया गया 5 जून 2025। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2023 24 से, मतलब ये सब 2025 और 26 के क्वेश्चन हैं, और इनमें हमारे से इतने पुराने डाटाज को पूछा जा रहा है। ठीक, द नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज फ्रॉम 16 to 23। IITs 16 से 23 हो गए, 2014 से लेकर 23 तक, बिल्कुल सही है। IIMs 13 से 30 हो गए, तो ये गलत है। IIM का नंबर्स 13 से बढ़ के 2023 में 20 हो गए हैं, 30 नहीं। सेकंड गलत हो गया हमारा, दो ऑप्शन गए। थर्ड, टू अचीव द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ इंक्रीजिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टू 50%,
बाय 2035 इन हायर एजुकेशन देयर इज़ अ नीड टू डबल द एजुकेशनल नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आपका आंसर है 1 एंड 3। अब ये एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत represents a paradigm shift from selective health services to a comprehensive continuum of care addressing prevention, promotion, and treatment across primary, secondary, and tertiary levels. आयुष्मान भारत स्कीम was launched in 2018। सेकेंड सही है, इसको लॉन्च किया गया था इन सितंबर 23, 2018। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, अब ये मैंने जो आपका वेबसाइट है आयुष्मान भारत का, वहाँ से जो उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसको वहाँ से पिक किया है। इसमें आप पढ़िए एक बार कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और जिसको हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनाएं बोलते हैं, उसमें ये आपका हर फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें द कवर अंडर द स्कीम इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर कंडीशंस। तो अब इसमें प्राइमरी भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा मतलब डाउटफुल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम इसको सही मान लें तो आपका सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, रूरल ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अगेन सेम आंसर, कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ पे सारा का सारा 26 जनवरी दिया हुआ, इसका ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका टाइम पीरियड था जल जीवन मिशन का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनडीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएनडीसी। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पुराना नहीं है, 2025 में आया है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत पुरानी है। ओएनडीसी की फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में लॉन्च करा था। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है। नेक्स्ट, एट व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ 2025। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। 2025 में इंडिया की रैंक रही 151, ठीक, और 2026 में जो इंडिया की रैंक रही वो रही 157। मतलब हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, हम लोग 151 से 157 पे आ चुके हैं, ये ज़्यादा नंबर आए ना हमारे। नेक्स्ट, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला आपका कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 मूवी के लिए, और नितांशी गोयल को मिला बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, कार्तिक आर्यन। बाकी फिर से ये थोड़ा सा मतलब इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि अब आपके पास 2026 के अवार्ड्स हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करा। अब अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।